Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is civics. Okay, and we are dealing with chapter number 5, that is elections. This is me presented by Zaid sir. In the last class, I have taught you about the constituency. What is the meaning of constituency, right? Today, we are just going to read what is written in your textbook अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। यहां पर जो मैंने समझाया था और जो यहां पर लिखा है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, राइट। लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, क्योंकि अपने वर्ड्स में आपको जब ये पूछा जाएगा इसका डेफिनेशन, तो आपको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना रहेगा एग्जाम्स में। क्या लिखा है? लिखा है द इलेक्शंस आर हेल्ड बाय डिवाइडिंग द कंट्री और स्टेट इनटू अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एरियाज। ठीक है, क्या बोला है? जो इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो ये हेल्ड होते हैं, मतलब ये जब होते हैं, हेल्ड होते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम कंट्री को, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर स्टेट को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एरियाज में डिवाइड होते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव जो एरियाज होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूएंसी। दस अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ फिक्स्ड एरिया विथ अ बॉडी ऑफ वोटर्स और रेजिडेंट्स विथ वोटिंग राइट्स, राइट। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी? क्या है? तो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे एक फिक्स्ड एरिया है। क्या है? सॉरी, एक फिक्स्ड एरिया है, राइट। जहां पर क्या होता है? जहां पर एक डिफाइंड वोटर्स होते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स डिफाइंड होते हैं, राइट, और जिनके पास अपने खुद के वोटिंग राइट्स होते हैं। ओके, तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर समझना है तो आप समझिए कि मेंबर्स के ऊपर पहले तो इसको डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले सिंगल मेंबर और सेकंड है मल्टी मेंबर, ठीक है, राइट। अब जैसे मल्टी मेंबर कौन सी हुई? तो मल्टी मेंबर हुई हमारी अहमदाबाद। अहमदाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद इटसेल्फ, इसको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, एक ईस्ट और एक वेस्ट, तो इसको मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन ऐसा पेपर पे हमने इसको डिफाइन नहीं किया है जनरली, क्योंकि ये भारत में ऐसी मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती। जनरली मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? तो एक ही एरिया से, ठीक है, एक ही एरिया से दो या दो से ज्यादा मेंबर्स आते हैं, उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई भी मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अहमदाबाद है, लेकिन अहमदाबाद को भी हमने क्या किया? फिर अहमदाबाद को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, और उसके अंदर अपने खुद के दो अलग अलग प्रतिनिधि, दो अलग अलग मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, राइट। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। देखो क्या लिखा है? व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज एंटाइटल्ड टू ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इट इज कॉल्ड एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट, अगर वहां से सिर्फ एक ही सिंगल मेंबर सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? तो कहेंगे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। द विनर रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन इंडिया वी हैव सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये याद रखिएगा, भारत में क्या है? भारत में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जिस्ट करती है, राइट, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहां पर भारत में एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे कि अभी आप लोग कहेंगे सर सिंगल मेंबर कैसी है? हमारे अहमदाबाद में तो, या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी से यहां पर कहेंगे इलेक्शंस लड़ते हैं। देखो इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतकर कौन आता है? इलेक्शन जीतकर सिर्फ एक ही इंसान आता है, जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, राइट। आप समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से बीजेपी का कैंडिडेट होता है, वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट होता है, वहां से कहेंगे आप का होता है, वहां से बसपा का होता है, वहां से जेडीयू का होता है, बहुत सारे मेंबर्स यहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो वो कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जो मतलब इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। लेकिन जीत कर कौन आता है? जीत कर जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वही जीत कर आता है, और वही हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है पार्लियामेंट में। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कैसा है? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा? गिव मी थम्स अप। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आया? जहां पर सिर्फ एक ही विनर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, ठीक है, यस, ओके, ओके, यस, सही है, यस ध्रुव, यस, ओके। चलिए अब आते हैं मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा है? लिखा है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंड्स मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इट इज कॉल्ड अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या होता है? जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जब भी कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक या एक से ज्यादा मेंबर, ठीक है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो इसको हम कहते हैं मल्टी मेंबर। क्या कहते हैं? मल्टी मेंबर। लेकिन दिस सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ओके, ठीक है, हम चाहते तो अहमदाबाद को मल्टी मेंबर कर सकते थे, क्योंकि अहमदाबाद की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया? अहमदाबाद को ही दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, ताकि हम लोग सिंगल मेंबर ही रहे। आया समझ में? इसलिए बार बार मैं अहमदाबाद का एग्जाम्पल देता हूं आपको। ओके, ठीक है। चलिए अब आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखो, एज द नेम सजेस्ट, रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है? आप जैसे कोई बड़े बड़े होटल्स में जाते होंगे तो टेबल रिजर्व करवाते हैं, है ना? तो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है मतलब वो आपके लिए ही है, राइट? तो ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड होती है। रिजर्व्ड किसके लिए होती है? रिजर्व्ड होती है फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स ओनली। ठीक है, राइट, उसको कहते हैं हम लोग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या लिखा है? लिखा है इन इंडिया वी हैव रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स in both the state and the central legislatures. Candidates other than scheduled caste and tribes are not eligible to contest in these from this constituencies. ये याद रखिएगा, ठीक है? मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अगर उसको घोषित कर दिया गया है कि भाई ये तो कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहां से सिर्फ वही कैंडिडेट्स इलेक्शन में आ सकते हैं, यहां से सिर्फ वही कैंडिडेट्स इलेक्शन में आएंगे जो कैंडिडेट्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जो कैंडिडेट्स बिलोंग कर रहे हैं फ्रॉम दी SC ST कम्युनिटी। ठीक है, जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहां पर आते हैं। आया समझ में? आया समझ में स्टूडेंट्स? गिव मी अ थम्स अप। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, समझ में आया? ओके, ओके। सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से सिर्फ एक ही मेंबर, और वो भी कौन? वो भी द मेंबर बिलोंगिंग फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, वही इलेक्शंस कंटेस्ट करता है और वही जीत कर आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, जस्ट अ मोमेंट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है। लिखा है द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन वीकर सेक्शंस मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड दी विधानसभा। क्या बोला है? बोला है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के
मेकर्स थे वो वरीड थे कि अगर हम इलेक्शन को ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन रख दे, वे सभी के लिए ओपन है, तो हो सकता है कि जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो सोसाइटी में बहुत ही वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, नेमली द एससी एंड एसटी, तो शायद इनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में या लेट अस से विधान परिषद में ना के बराबर होगा, राइट। तो इस केस में क्या किया जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन करेंगे। वी विल एस्टैब्लिश व्हाट, वी विल एस्टैब्लिश अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ताकि उनका भी मतलब जो एससी एसटी कम्युनिटी है, राइट, जो एससी एसटी कम्युनिटी है उनका भी क्या हो, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो लोकसभा में, ओके, राइट। तो वैसा ही होता है। क्या लिखा है, लिखा है दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू कंटेस्ट and to win elections those who are influential and resourceful। यहां पे resourceful का मतलब क्या हुआ, पैसे वाले लोग, ठीक है, राइट, may prevent them from winning elections। yes, ये हो सकता है कि जो influential लोग हैं, चाचा हमारे विधायक है, ऐसे influential लोग, राइट, जहां पर जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये वीकर सेक्शंस को कभी आगे ही नहीं आने देंगे, राइट। और इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, हमको रिजर्वेशन देना पड़ा, ठीक है। तो यही लिखा है इन दैट केस आवर लेजिस्लेटिव बॉडीज वुड बी डिप्राइव्ड of the voice of a significant section of our population and that would make our democracy less democratic। ठीक है, क्या बोला है, और अगर ऐसा कुछ हुआ जहां पर इन्फ्लुएंशियल लोग, ठीक है, जहां पर पैसे वाले लोग क्या करेंगे, ये वीकर सेक्शंस को कभी आगे ही नहीं आने देंगे, तो हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, व्हाटसोएवर द केस में भी, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। दे वुड बी डिप्राइव्ड मतलब क्या, एक तरीके से आइसोलेट हो जाएंगे, इनको मौका ही नहीं मिलेगा। और डेमोक्रेसी में तो क्या होता है, डेमोक्रेसी में तो भाई सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, तभी तो वो क्या कही जाएगी, तभी तो वो डेमोक्रेसी कही जाएगी। और इसीलिए क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी। Therefore, the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker sections। याद रहेगा यहां तक, क्लियर है बेटा यहां तक, सिंगल मेंबर, मल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स गिव मी अ थम्स अप, ओके, राइट। और इसके लिए हमको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को हम क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है, तो ये सारा मैनेजमेंट करता है, सब कुछ मैनेज करता है, फ्रॉम इलेक्शंस टू द पार्टीज, सब कुछ यही मैनेज करता है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि ये बॉडी जो है, ये कमीशन जो है, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सारा पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में डिटेल से आर्टिकल्स लिखे हैं, एकदम डिटेल्ड आर्टिकल्स है। तो ऐसी कोई बॉडी जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख हो, राइट, उल्लेख का मतलब होता है कि जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, उसको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल से डिफाइन किया गया हो, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होता है ये इलेक्शन कमीशन एंड इट्स कंपोजिशन, और उसके कंपोजिशन क्या है। तो जनरली इलेक्शन कमीशन में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो सबसे हेड होते हैं,
ठीक है, चीफ है, राइट। जनरली 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट, उसमें से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, और बाकी के दूसरे 2 सबऑर्डिनेट इनके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राइट। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा है to ensure free and fair elections in the country, there is a special organization known as the Election Commission। ठीक है, राइट। तो क्या है, एंश्योर करना है कि हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने हैं, राइट। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है, एस्टैब्लिशमेंट किया है, और ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो कहेंगे इलेक्शन कमीशन है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का जो कंपोजिशन है वो क्या है। पहला, द सीईसी, दैट इज नोन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट। तो ये सीईसी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा होता है। तो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनको हेल्प करने के लिए कौन है, 2 अदर कमिश्नर्स, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 2 और कहेंगे कि कमिश्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, इनका रैंक भी ये सीईसी के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन ये 2 कौन होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, राइट। इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है द नंबर ऑफ कमिश्नर्स इफ एनी आर फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द प्रेसिडेंट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आए हु इज द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन, हाँ, हु इज द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, सो हु इज द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो कहेंगे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द chairman of the election commission. All the appointments by the president are made after the approval of the parliament. Okay, अब next देखते हैं, the president or the government of a state when so requested by the election commissioner can provide him with the regional commissioners to assist him in performing his duties. In the same manner, other staff can be made available to him एंड द रीजनल कमिश्नर्स। क्या बोला है, जब कभी भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर कभी भी किसी स्टेट से हेल्प मांगते हैं, बोले आपके स्टेट में इलेक्शंस है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रीजनल कमिश्नर्स चाहिए। क्या चाहिए, जो उस पर्टिकुलर रीजन में क्या इंश्योर करेंगे कि इलेक्शंस अच्छे से स्मूथली होते हैं या नहीं होते, या लेट अस से इलेक्शंस का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेट या वो रीजन क्या करेगा, इलेक्शन कमिश्नर्स को, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा। प्लस साथ ही साथ आपने सुना होगा, आपके बहुत सारे सरकारी टीचर्स, आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, हो सकता है आपके मम्मी पापा भी होंगे जो सरकारी नौकरी में है। ठीक है, राइट। और सरकारी नौकरी में फिर क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो उनको इलेक्शन ड्यूटी में जाना पड़ता है। ऐसा आपने सुना है कभी, आपने देखा होगा ऐसा, कोई टीचर है, ठीक है भाई, इलेक्शन है तो इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई है मेरी, आपने सुना होगा ये चीज, सुना है ऐसा कुछ, यस यस। ठीक है, तो क्या है, तो अब जब स्टाफ कम पड़ता है तो ये इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वहां के पर्टिकुलर स्टेट के स्टाफ का हेल्प लेते हैं, राइट। और ये स्टाफ इनको हेल्प करता है टू एडमिनिस्टर ऑल द इलेक्शन प्रोसेस। सारा के सारे इलेक्शन प्रोसेस है वो ये स्टाफ उनको हेल्प करता है इलेक्शन ड्यूटी में। ठीक है, राइट। अब इसमें बहुत सारे टीचर्स ही नहीं होते, बहुत सारे दूसरे भी कहेंगे कि लोग होते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, डेप्यूटी मामलतदार हो या जो भी हो। ठीक है, सभी की इलेक्शन ड्यूटी लगती है अगर पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस होते हैं तब। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है, लिखा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस
only on the same grounds as the judge of the Supreme Court, that is the impeachment. The condition of his service cannot be changed after his appointment to his disadvantage. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कहेंगे कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनको निकाला कैसे जाता है अपनी पोस्ट से. तो इनको पार्लियामेंट अपनी पोस्ट से निकालता है. कैसे निकालता है? तो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट. ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही उनको पार्लियामेंट अपने पोस्ट से बेदखल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस ये खुद अपना रेजिग्नेशन दे दे. ठीक है, राइट. और कहा गया है कि अगर एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज एन इलेक्शन कमिश्नर, तो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपकी सैलरी, आपका अलावेंस, ये जो भी है इसको चेंज नहीं कर सकते. ये आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर हम आपकी सैलरी, आपका मतलब आपका अलावेंस या जो भी है, ठीक है, ये वैसा के वैसा ही रहेगा जो पहले पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था. इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कम नहीं कर सकते. तो ये उसका डिसएडवांटेज होगा. ठीक है, दैट इज वाई क्या लिखा है, द कंडीशंस ऑफ हिज सर्विस कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू हिज डिसएडवांटेज. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, राइट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन? व्हाट आर द फंक्शंस? तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा काम तो इनको ही करना पड़ता है, और डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है ना, राइट. तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन का. अब देखते हैं क्या होता है इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो. सबसे पहला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस इन ऑर्डर टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. द चीफ फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. सबसे पहला, टू सुपरिंटेंडेंट या टू सुपरिंटेंड. क्या होता है सुपरिंटेंड का मतलब? सुपरिंटेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? सुपरविजन भी कह सकते हैं. क्या होता है सुपरविजन स्टूडेंट्स? किसी को पता है? सुपरवाइज करना. यस, यस, हाँ, ध्यान रखना. बहुत बढ़िया, टू लुक आफ्टर. ठीक है, सही है. ओके, टू लुक आफ्टर, इसको हम कहते हैं सुपरविजन. निगरानी करना, निरीक्षण करना. ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्स में होता है ना, एग्जाम्स में सुपरवाइजर आता है, वो देखता है कि आपको पेपर बांटता है, आपको सप्लीमेंट्रीज देता है, देखता है कि कॉपी ना करे कोई वगैरह वगैरह. तो एक तरीके से हम कहेंगे देखभाल करना, है ना, देखरेख करना. जो देखरेख करता है, जो सुपरवाइज करता है, राइट. निरीक्षण करता है, निरीक्षण. ठीक है, जो निरीक्षण करता है. तो क्या लिखा है, द टू सुपरिंटेंडेंट टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड टू स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो ये सब कुछ करता है. ये हमारे विधान सभा के इलेक्शंस, हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस आपने पढ़े ना, जो 3 इलेक्शंस पढ़े हैं, जनरल, मिड टर्म और बाई इलेक्शंस, ये सभी इलेक्शंस को ये क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, या कहेंगे सुपरिंटेंडेंट करता है, या निरीक्षण करता है, राइट. और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है उनको भी ये कंडक्ट करवाता है, राइट. सब कुछ करवाता है. फिर क्या लिखा है, टू ले डाउन जनरल रूल्स फॉर इलेक्शंस. ठीक है, तो इलेक्शंस के जो रूल्स बनाने हैं वो भी ये बनाता है. अब नेक्स्ट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे टीडियस काम है. टीडियस मतलब क्या होता है? टीडियस मतलब बहुत मेहनत वाला काम है, और यही मेहनत वाला काम है. टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज
एंड टू कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां होगी वगैरह वगैरह, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये बनाता है, मतलब ये डिमार्केट करता है भाई, हाँ अहमदाबाद में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, राइट, क्योंकि इसका पॉपुलेशन ज्यादा है वगैरह वगैरह, तो जो भी है, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है इलेक्टोरल रोल्स। अब आपने देखा होगा इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं। जब इलेक्शंस आते हैं ना, तो आपके घर पे एक पर्चा आता है, एक छोटी सी चिट्ठी आती है आपके घर पे, आपने देखा होगा, देखा है आपने, उसमें लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको कहां वोट देने जाना है, या आपको नहीं, मतलब आपके जो एलिजिबल वोटर्स है ना, जो एलिजिबल वोटर्स है, राइट, लिखा होता है कि आपको ये स्कूल में जाना है, आपको यहाँ पर आपका नंबर कहाँ आया, तो आपका नंबर यहाँ पर आया, आपको यहीं पर जाकर वोट देना है। आप सोचिए, जैसे कि कितना मतलब टीडियस काम होगा, ये बहुत ही टीडियस काम है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, जैसे मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूं, तो जब आपका एफएलटीज हम लेते हैं, तो एफएलटीज लेते हैं तो कितना मिसमैनेजमेंट होता है, आपने देखा होगा। आप जब 8th स्टैंडर्ड में थे, आपकी एफएलटीज जब होती थी, तो आप देखते थे कि जगह नहीं मिलती थी, हम लोग मतलब बौखला जाते थे, कहाँ बिठाए, क्या करे, राइट, आप लोग देखते होंगे, है ना ऐसे। आप लोग जब स्कूल यहाँ पर आते थे एग्जाम देने, राइट, तब तो सोचिए, इनको तो क्या करना है, इनको तो पूरे देश का रोल नंबर सेट करना है ना, और ये रोल नंबर वाला कहां जाके वोट करेगा, भाई यहां जाकर ही वोट करेगा। आप सोचिए, तो अगर मैं बात करूं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की, अहमदाबाद की ही, ठीक है, तो अहमदाबाद में कितनी हजारों स्कूल्स होंगी, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स, थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक, लैक्स ऑफ पब्लिक, क्रोर्स ऑफ पब्लिक, ठीक है, तो सोचिए इन सबको रोल नंबर देना, इन सबको कौन सी स्कूल में जाके वोट करेगा, कौन सी जगह पे जाके वोट करेगा, वगैरह वगैरह। चलो ये तो ये साइड से हुआ, फिर वो ईवीएम मशीन लाना सुबह 7 बजे, पुलिस वालों को बंदोबस्त पे रखना, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है, अलॉट द सिंबल्स। आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राइट, अब इसमें 2 तरीके की पार्टीज होती है, एक पार्टी होती है नेशनल पार्टी, जो नेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है, जो रीजनल पार्टीज होती है, रीजनल मतलब लोकल पार्टीज, राइट, तो ये पार्टीज को डिफाइन करना कि आप नेशनल पार्टी हो, आप रीजनल पार्टी हो, वगैरह वगैरह, तो ये भी डिफिनेशन कौन देता है, ये भी डिफाइन करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। अब इनको, अब सोचिए इतनी सारी पार्टीज है, तो इनके सिंबल्स भी तो अलग अलग होने चाहिए, तो सिंबल्स भी अलॉट कौन करता है, ये सिंबल्स भी अलॉट करता है, कहेंगे हमारा इलेक्शन कमीशन। ओके, फिर अब सीधी सी बात है, धांधली, इलेक्शंस में धांधली भी तो होती है, आपने देखा होगा, है ना, तो वो देखता है कि भाई ऐसा कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, ऐसी कोई धांधली ना हो, ठीक है, फिर क्या देखता है, बोले कोई इलेक्शन में लेट अस से कि कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो वो भी किसके पास है पावर, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि न्यूज में सुना भी होगा कि बिहार में 3 चरण में इलेक्शंस होंगे, 3 फेजेस में, है ना, फेजेस में इलेक्शंस होंगे, राइट, तो पहला फेज यहाँ पर इतने एरियाज में होगा, सेकंड फेज इतने एरियाज में होगा, थर्ड फेज इतने एरियाज में होगा, और इनका रिजल्ट कहेंगे ये डेट को हम डिक्लेयर करेंगे। तो सोचिए इतना टेडियस काम है, तो ये सारा काम हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। ओके, तो यही लिखा है। अब छोटे से छोटा लेट अस से कि म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन से लेकर, ठीक है, या पंचायत के इलेक्शन से लेकर कहेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शंस तक, ये सारा के सारा इलेक्शंस जो है, ठीक है, चाहे उसमें वाइस प्रेसिडेंट आ जाए या प्रेसिडेंट आ जाए, ठीक है, ये सभी का इलेक्शंस हेल्ड कौन करवाता है, ये सब इलेक्शन कमीशन करवाता है। ओके, ठीक है, तो यही लिखा है, कंडक्ट कंडक्ट काउंटिंग एंड डिक्लेयर द रिजल्ट्स, पोस्टपोन countermand elections for the specific
रीजंस, और इलेक्शन कभी कभी यहां पर पोस्टपोन भी करने पड़ते हो, राइट, तो ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सारी चीजें हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। अब इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या क्या चीजें। तो अभी हम देखते हैं डेप्थ में कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या चीजें करवाता है। धर्म, आर्य। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब डिटेल में हम देखते हैं कि क्या है, मतलब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब एक तरीके से रोल नंबर देना। आप इसको सरल भाषा में समझ लीजिए, रोल नंबर देना, सीट अलॉट करना, है ना, राइट, ये सब चीजें। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है इलेक्शन कमीशन आइडेंटिफाइज एलिजिबल वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड प्रिपेयर्स a list of all the eligible voters. This is called as voters list. The electoral rolls are prepared wherein the name, father's name, age, sex of the voters are clearly mentioned, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा इलेक्शन कार्ड है। आपने कभी अपने पापा का, मम्मी का इलेक्शन कार्ड देखा है ध्यान से? अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर है ना इलेक्शन कार्ड नंबर होता है, इलेक्शन कार्ड नंबर, ठीक है, उसको भी देखिएगा ध्यान से। फिर क्या होता है, नेम होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका सेक्स, आप मेल है, फीमेल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर आपका एड्रेस, घर का एड्रेस, वो भी होता है। आपने बहुत बार जेरोक्स कराया होगा अपने मम्मी पापा का इलेक्शन कार्ड, तो आई होप आपने उसको ध्यान से देखा भी होगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यस, ये क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है कि भाई इलेक्शन कार्ड इशू करवाना, इलेक्टोरल रोल्स इशू करवाना। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखा जाता है, ठीक है। दैट इज एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No citizen should be denied the right to vote. ठीक है, राइट, जैसे मैंने कहा था ना कि ये इलेक्शन एक ऐसा ही दिन है जहां पर क्या है, एक गरीब टीचर अंबानी की बराबरी कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि एवरीवन शुड हैव, राइट, ईच वोट शुड हैव एन इक्वल वैल्यू, ठीक है, राइट। तो ये चीज हमें हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। अब आगे, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखो, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए। लिमिटेशन और उसके आगे जब लग जाता है डिलिमिटेशन, मतलब कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके बाउंड्रीज में, है ना, इसकी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर चेंजेस करना, उसको हम क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन कहते हैं। तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या लिखा है, देन द होल एरिया वेयर द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूएंसीज सो दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। सोचिए कितना अच्छे से हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छे से ये लोग डिवाइड करते हैं। यहां तो CR1, CR2, CR3 ऑलरेडी डिवाइडेड है, फिर भी हम लोग ठीक से आपका FLT नहीं ले पाते, ठीक है। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने क्लियर कट एरियाज में डिवाइडेड है कि हमारा इलेक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, कहीं पर भी गलती नहीं होती, है ना, ठीक है। तो ये चीज लिखी है। अब फिर थर्ड चीज क्या लिखा है, फिक्सिंग द इलेक्शन डेट्स। मैंने कहा ना कि भाई फेजेस में इलेक्शंस होते हैं, राइट, तो अलग अलग चरण में, अलग अलग फेजेस में जो इलेक्शंस करवाते हैं, राइट, तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन करता है। क्या करता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड। द फिक्सिंग ऑफ एग्जैक्ट डेट्स रेस्ट विद द election commission. The commission states the reasons for holding or not holding the elections during a particular period. ठीक है, जैसे मैंने कहा था, जैसे बिहार चुनाव, जो बिहार के चुनाव थे, आपको पता होगा कि पहले है ना
बिहार चुनाव डिले होने की बात हो रही थी, राइट। वो क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ कोविड-19, है ना। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही बढ़िया काम किया और ऐसे पैंडेमिक में भी इलेक्शन करवाए, ठीक है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज्यादा काम करता है। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूजेस टू होल्ड इलेक्शंस एट अ पर्टिकुलर टाइम टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इवन इफ द पॉलिटिकल पार्टीज इंसिस्ट ऑन होल्डिंग इलेक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे एग्जामिन, टू एग्जामाइन, ठीक है। स्क्रूटिनाइज, टू एग्जामिन। एग्जामिन व्हाट? एग्जामिन द नॉमिनेशन पेपर्स। देखिए, जैसे आप कोई कैंडिडेट है, राइट, आप कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट समझते हैं ना, आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, तो आपको एक एफिडेविट बनानी पड़ती है और उसमें सब कुछ लिखना पड़ता है, राइट, कि भाई पूरा, मतलब मैंने डाउनलोड की थी एक एफिडेविट, मैं आपको बताऊंगा वो एफिडेविट कैसी लगती है, ठीक है। ये एफिडेविट मैंने डाउनलोड की थी कहीं से, मेरे को ऐसा बहुत शौक है ऐसा सब करने का, तो मैंने एक एफिडेविट डाउनलोड की थी, मतलब जहां पर क्या होता है कि वो नॉमिनेशन का जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं ना, वो नॉमिनेशन का फॉर्म जो है, ठीक है, उसको ठीक से भरा है, मतलब सारी अंदर जो जानकारी दी है वो सही है या नहीं है, वगैरह वगैरह, कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, दिखानी पड़ती है, ठीक है, राइट। तो ये स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स भी है। जस्ट अ मोमेंट, अगर मेरे पास वो पढ़ते हैं क्या लिखा है उसके बारे में। लिखा है द कैंडिडेट्स विलिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस फाइल देयर नॉमिनेशंस अप टू अ पर्टिकुलर डेट, देन द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस देयर पेपर्स, accepts or rejects the nomination papers as the case may be. Recently, a new system of declaration has been introduced on the direction of the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving his full details. ये legal declaration का मतलब क्या है? एक एफिडेविट बनानी है, राइट। आपने सुना होगा नोटरी, है ना, तो ऐसे नोटरी करवा के एक एफिडेविट बनवानी है, तो यही सब चीजें हैं जहां पर डिटेल में आपके सारा चीजें लिखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है? एक तरीके से आप समझ लीजिए आपकी प्रॉपर्टी of the candidate and his her family, educational qualification of the candidate. This information has to be made public. This provides an opportunity to voters to make their decisions whom to elect or not to elect. देखो इलेक्शन कमीशन कितना बढ़िया काम करता है, बोला है कि इलेक्शन होने से पहले आप जिसको वोट करते हैं जरा उसके बारे में थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन तो लीजिए। जैसे आप क्लास में आपका पहला दिन होता है तो टीचर बोलती है ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर आप क्या बोलते हैं? माय नेम इज दिस, आई हैव माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, फलाना ढिकना, है ना, आई कम फ्रॉम दिस एरिया, माय मदर इज दिस, माय फादर इज दिस एंड दैट, राइट। तो यही इंट्रोडक्शन, मतलब इलेक्शन से पहले, राइट, इलेक्शन से पहले जब आप किसको वोट करने जाने वाले हैं, अब बिना जाने पहचाने उसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर देंगे तो फिर बंटाधार है ना, ठीक है, देश का बंटाधार हो जाएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको? उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं? आप उसका नॉमिनेशन पेपर भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, राइट। आप देख सकते हैं कि कितना उसके पास पैसा है वगैरह वगैरह, कितने मेंबर्स है, कहाँ रहता है, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ नेशनल स्टैंडिंग आर allotted permanent election symbols. These symbols help even the ordinary man like me, ठीक है, जो नाम देखे बिना ही सिंबल देख के वोट करके आ जाता है, ठीक है, राइट। तो दिस सिंबल्स हेल्प इवन एन ऑर्डिनरी मैन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्टीज इंस्टेंटली, ठीक है।
तो ये है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये तो पहले ही बता चुका हूं, क्या लिखा है, लिखा है देन ऑन द फिक्स्ड डेट द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू सेट अप एन इलेक्शन बूथ, to appoint the presiding and polling officers, to count the vote and declare the results। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। फिर चेकिंग अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन पावर। अनदर इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू सी दैट the party in power does in no way take an advantage over the other parties or individuals। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो पावर में है, जो पार्टी पावर में है, वो वापस पावर में आने के लिए कुछ कहेंगे कि इलीगल वे अपना सकती है, राइट। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा ऐसा पुराने पिक्चरों में, बूथ कैप्चरिंग, है ना भाई, बूथ कैप्चरिंग हो गया, कुछ गुंडों ने आके क्या किया, वो बूथ कैप्चर कर लिया और सबको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप इसी को ही वोट कीजिए। आपने देखा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, पुराने पिक्चरों में देखा होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर था नाना पाटेकर का, गुलाम मुस्तफा, उसमें ऐसा दिखाया गया है। फिर वो अनिल कपूर का एक पिक्चर है, अनिल कपूर का लोफर है या पता नहीं कौन सा है, पुराने पिक्चरों में ये दिखाया जाता था। अभी नए पिक्चरों का तो पता नहीं मेरे को, राइट, मैं पिक्चरें नहीं देखता। देखा है आपने ऐसा कुछ? नहीं देखा स्टूडेंट्स? यस, नो, जाने दीजिए, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, लोफर वगैरह पिक्चरों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले आपको नॉमिनेशन करना होता है, फिर आपके पेपर्स का स्क्रूटिनी होता है, फिर पब्लिकेशन होता है कि भाई ये लिस्ट यहाँ से हम लोग इतने लोगों को कैंडिडेट्स है, फिर इलेक्शन कैंपेन होता है, और फिर वोटिंग होता है, और फिर डिक्लेरेशन ऑफ वोटिंग, दैट इज काउंटिंग ऑफ वोटिंग वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, टाइम अप हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्शन कैंपेन दिखेंगे और फिर उसके बाद छोटा सा टॉपिक है वो खत्म कर दूंगा। ओके,